हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। और आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। तो चलिए देखते हैं सप्लाई। जैसे कि हमने पहले ही देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सप्लाई ये होता है टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर। यस, जो टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई, इसी इसी चीज के इवेंट ऑकरेंस के ऊपर भी लगता है जीएसटी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लगता है। सो द सेक्शन कवर्ड हियर इज सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। अगर सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का तो ही लगता है जीएसटी। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो सप्लाई के प्रोविजंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन को। जब हम देखते हैं तो इसमें 4 सबसेक्शन इन्वॉल्व है। सेक्शन नंबर 7A, 7(1) कैपिटल ए, 7(2), 7(3। सेक्शन नंबर 7(1), 7(1) कैपिटल ए, 7(2), 7(3। तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 7(1) ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स। ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स। तो देखिए सप्लाई का मतलब क्या होता है। जब हम 7(1) की बात करते हैं तो इसमें भी सब सेक्शंस हैं। 7(1)A, डबल ए, बी एंड सी, ये सब सेक्शंस इसके अंदर होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं सारे सब सेक्शंस। सबसे पहले द मेन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई 7(1) स्मॉल ए। 7(1) स्मॉल ए कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, license, disposal. Yes, all forms of supply of goods or services such as this made or agreed to be made, या तो सप्लाई कर दिया है, सेल कर दिया है, रेंटल पे दे दिया है, बार्टर सिस्टम कर दिया है या करने वाले हो। फॉर कंसिडरेशन, क्यों कर रहे हो ये ट्रांजैक्शन, क्यों कर रहे हो सेल, क्यों कर रहे हो रेंटल, क्यों कर रहे हो, कौन कर रहा है, बाय अ पर्सन, और क्यों कर रहे हैं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए किया जा रहा है। ये सारी चीजें 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें अगर प्रेजेंट है तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे सप्लाई। यस, तब उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे सप्लाई। अगर इन पांचों में से एक भी चीज अब्सेंट है तो वो सप्लाई नहीं कहा जाएगा। तो चलिए एक बार वापस देख लीजिए। एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज एक्सेट्रा, मेड, एग्रीड टू बी मेड, फॉर कंसिडरेशन, बाय अ पर्सन, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये पांचों चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो वो सप्लाई होगा ही नहीं। यस, तो सबसे पहले सप्लाई चेक करना है तो हमें यहां चेक करना होगा। अब इस केस में देखा जाए तो अभी हमने कहा है कि पांचों चीजों का प्रेजेंस होना जरूरी है। मान लो कंसीडरेशन अगर है तो सप्लाई है, बट अगर कंसीडरेशन ना हो तो, कंसिडरेशन ना हो तो सप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम एकदम से डिसीजन नहीं लेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो ट्रांजैक्शन एक्टिविटी 7(1) में तो कवर्ड नहीं है। अगर वो एक्टिविटी 7(1) में कवर्ड है तो वो हो गया डीम्ड सप्लाई। यस, और अगर वो 7(1) में कवर्ड नहीं है तो इट विल नॉट बी अ सप्लाई, इट विल नॉट बी अ सप्लाई। तो ये होता है पहला क्लैरिफिकेशन। अब दूसरे देखते हैं दूसरा क्लैरिफिकेशन। चलो सर, मान लो सारी चीजें प्रेजेंट है बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अब्सेंट है, तो क्या होगा। पहले देखो, अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सब चीजों के साथ में प्रेजेंट है तो सप्लाई है। यस, बट अगर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो 7(1) में कवर्ड है तो सप्लाई है। अगर 7(1) में कवर्ड नहीं है तो सप्लाई नहीं है। सो इन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम सप्लाई इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। यस, एक बार आप एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीजों को। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 7(1) स्मॉल स्मॉल ए। ये एक नया अमेंडमेंट आया था, पहले नहीं था, न्यूली इंसर्टेड था। कहते हैं जो भी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन एक पर्सन कर रहा है अदर देन इंडिविजुअल, पर्सन पर्सन की डेफिनेशन में सब चीजें आ गई, इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई,
पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, ट्रस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें पर्सन की डेफिनेशन में आ गई। कहते हैं कि अगर कोई भी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन पर्सन कर रहा है अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी, आइदर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी इंडिविजुअल के अलावा, और ये एक्टिविटीज हो रही है उसके मेंबर्स के लिए, टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट्स और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया था कि मेंबर्स अलग और वो पर्सन जो अपने मेंबर्स के लिए कोई चीज कर रहा है फॉर कंसिडरेशन, वो पर्सन अलग। ऐसा माना जाएगा कि एक एक पर्सन ने अपने मेंबर्स को कोई ना कोई तरह का सप्लाई किया है। यस, अलग अलग माने जाएंगे, मेंबर्स एक नहीं माने जाएंगे। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म ने फॉर कंसिडरेशन, तो उस केस में ये सप्लाई माना जाएगा फ्रॉम अ पर्सन टू इट्स पार्टनर्स। ऐसा नहीं भाई फर्म और पार्टनर एक ही तो बात है, इसमें क्या सप्लाई, ऐसा नहीं। अगर होता है तो सप्लाई माना जाएगा, ये कहता है 71AA। नाउ कमिंग टुवर्ड सेक्शन 71B। अब हम आते हैं 71B की ओर। अभी हमने नीचे ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई है, बट अगर इन द कोर्स और फर्दर्स ऑफ बिजनेस अगर नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं है, ये डिसीजन बी में तो कवर नहीं है। अब देखो 71B कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सर्विस। हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा एक्टिविटी इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो, लेकिन कंसिडरेशन मिल जाना चाहिए। कंसिडरेशन अगर मिल रहा है बिजनेस के लिए हो या ना हो, इसको हम सप्लाई मानेंगे। यस, सो ये एक एक्टिविटी 71B में कवर्ड है और कोई एक्टिविटी कवर्ड नहीं है। पहले तो ये प्रूफ कर लो कि ये सप्लाई है। यस, ये हो गया, ये सप्लाई है। फिर उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे कि ये जो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट करते हैं तो एग्जेम्प्ट होगा, और कोई अदर पर्सन करते हैं तो टैक्सेबल होगा। यस, ये क्लैरिफिकेशन 71B के लिए। नाउ कमिंग टुवर्ड 71C। 71C अभी हमने थोड़ी देर पहले सप्लाई के डेफिनेशन में देखा भी था कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो चेक करो 71C में तो कवर्ड नहीं है। अगर 71C में कवर्ड होगा तो इट विल बी डीम्ड सप्लाई। तो यहाँ पे 71C बात करता है शेड्यूल 1 की। यस, शेड्यूल 1 की, जो कहते हैं कंसिडरेशन नहीं है फिर भी इसे हम सप्लाई मानेंगे। तो 71C का शेड्यूल 1 हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसका रिवीजन फटाफट हम लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। 71 कैपिटल ए। 71 कैपिटल ए कहता है कि जब कंफ्यूजन होता है किसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहे, किसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहे। यस, कोई ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज में अगर कंफ्यूजन होता है तो ये 71A के अंदर जो शेड्यूल 2 के पैराज है वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि किस कंडीशन में किसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहना चाहिए और किस कंडीशन में किसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहना चाहिए। यस, सो ये शेड्यूल 2 भी हम आगे रिवाइज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 72 सप्लाई एक्सक्लूड्स। सप्लाई की डेफिनेशन में हमें क्या बाहर निकल, टू में दो चीजें आती है, 72A और 72B। 72A क्या कहता है, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। अगेन देखो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, तीन शेड्यूल हमने यहाँ पे देखे हैं और ये शेड्यूल्स हम आगे अभी रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं 72B। 72B की ओर। 72B कहता है ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी वो भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर होगी। तो देखते हैं गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी सर्विस नोटिफाई की है। देखो, चेक करो। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 14/2017, any service by activity or relation to in relation to a function entrusted to a panchayat और म्यूनिसिपालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स के तहत जो भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है किसको, पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज को, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए जो भी सर्विसेज कर रही है वो सर्विसेज की डेफिनेशन से है बाय नोटिफिकेशन। देखो दूसरा नोटिफिकेशन आया था नंबर 20/2000
सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर लाइसेंस बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को भी लिक्वर लाइसेंस देने के लिए कोई भी तरह का कंसिडरेशन लेती है, अगर वो सप्लाई भी है तो हम उसे सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर करेंगे, सप्लाई मानेंगे नहीं। कौन सा सर्विस? सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग लिक्वर लाइसेंस, लिक्वर लाइसेंस। यस, एक बात यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे बोला गया है लिक्वर लाइसेंस, कोई और लाइसेंस की बात की है? ड्राइविंग लाइसेंस की बात की है? नहीं। तो सर उन केसेस में क्या होगा? उन केसेस में सप्लाई की डेफिनेशन में हम उसे मानेंगे, एक्सक्लूड करेंगे नहीं। अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, एंड दैट विल बी टैक्सेबल एज सप्लाई ऑफ सर्विस। और उसके ऊपर भी बेटा लगता है रिवर्स चार्ज, उसके ऊपर भी लगता है रिवर्स चार्ज। तो ये बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 क्या कहता है? एक्टिविटीज जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। 7(1)(c), सेक्शन नंबर 7(1)(c), एक्टिविटीज जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। डीम्ड सप्लाई कहता है, डीम्ड सप्लाई, फिर भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी हम सप्लाई मान लेंगे। ऐसी 4 एक्टिविटीज है। पैरा नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आ जाइए देखते हैं पैरा नंबर 1। नाउ टॉकिंग अबाउट पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 1 क्या कहता है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ये देखो कि आपने अगर कोई तरह का बिजनेस एसेट परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया है, अगर किया है तो ये देखो कि उसके ऊपर जो इनपुट्स पे टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आपने ले लिया है क्या? अगर आपने क्रेडिट ले लिया है तो हम इस ट्रांजैक्शन को कंसिडरेशन ना होते हुए भी सप्लाई कंसिडर करेंगे। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने क्या रॉ मटेरियल्स खरीदा, लेबर, कैपिटल गुड्स, और इन सब के ऊपर इनपुट टैक्स पे किया। यस, इन सब चीजों को खरीदते वक्त इनके ऊपर इनपुट टैक्स पे किया। अब जब मैन्युफैक्चरर ने 100 लैपटॉप्स का मैन्युफैक्चरिंग किया, कितने लैपटॉप्स? 100 लैपटॉप्स का मैन्युफैक्चरिंग किया, तो उसमें से 10 लैपटॉप्स दे दिए एम्प्लॉयज को, 10 लैपटॉप्स दे दिए एम्प्लॉयज को, और 90 लैपटॉप किया सेल। जो सेल किया उसका कंसिडरेशन मिला, लेकिन ये 10 लैपटॉप का कोई कंसिडरेशन मिला नहीं, बिल्कुल भी मिला नहीं। तो इस केस में देखिएगा, क्या हमें इन 10 लैपटॉप्स का जो हमने एम्प्लॉयज को दिया है ये भी क्या सप्लाई माना जाएगा? ये एग्जाम्पल है, ओके, एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पैरा 1 की, पैरा 1 के हिसाब से अगर इन 10 लैपटॉप के जो इनपुट्स है इनके ऊपर के इनपुट टैक्स का आपने क्रेडिट ले लिया है। यस, ये 10 लैपटॉप्स के ऊपर का जो आईटीसी था उसके ऊपर अगर आपने क्रेडिट ले लिया है तो हम इन 10 लैपटॉप्स के ट्रांजैक्शन को भी विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी सप्लाई मानेंगे। और अब इसके ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये है पैरा नंबर 1। नहीं, अब दूसरा बात करते हैं। पैरा नंबर 2। Now, what the para number 2 says, supply of goods or services or both between related person। पहला टर्म क्या है? related person, और between distinct person as specified under section 25 were made in the course or furtherance of business। देखो, कंसिडरेशन भले ही ना हो लेकिन बिजनेस के लिए होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब देखो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? सप्लाई किसके बीच में हो रहा है? सप्लाई हो रहा है यहाँ पे रिलेटेड पर्सन के बीच में और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। तो चलिएगा सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटेड पर्सन यानी जीएसटी में कौन। तो देखते हैं जीएसटी के अंदर रिलेटेड पर्सन कौन है। देखो, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन सबसे पहले ऐसे पर्सन जो ऑफिसर डायरेक्टर है एक ही बिजनेस के, यस, एक ही बिजनेस के ऑफिस डायरेक्टर है, आपस में कनेक्टेड है। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी तरह का गिफ्ट दे रहा है तो उस केस में भी क्या होगा? पैरा नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा। यस, विदाउट कंसिडरेशन होगा, फिर भी हम डीम सप्लाई मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में 50,000 का लिमिट दे रखा है।
अगर गिफ्ट 50,000 के ऊपर एक्सीड होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी चीज अगर कंसिडरेशन के बगैर देता है और 50,000 के ऊपर एक्सीड होता है, तो उस केस में यहाँ पे हमें उसे पैरा नंबर 2 में ट्रीट करना होगा। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स, एक ही फर्म के पार्टनर्स आपस में कोई सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी रिलेटेड पर्सन है। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स है। और फैमिली का डेफिनेशन हमने डेफिनेशंस वाले वीडियो में देख चुके हैं, फैमिली में कौन कौन आता है, तो वो डेफिनेशन याद रखिएगा। सो मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, वन ऑफ देम और अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली बोथ ऑफ देम, यानी होल्डिंग सब्सिडरी हो गया, या एक कंपनी होल्डिंग है एक सब्सिडरी है और दोनों मिलके किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, यस, तो वो केस सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल, ये हमने भी देखा। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर ऑफ द अदर, यानी यहाँ अगर कोई एजेंट आपका है या हो सकता है कोई कंसेशनर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, वो भी रिलेटेड पर्सन हो गया। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स, ओन्स, होल्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन इक्वल टू 25% ऑफ द वोटिंग स्टॉक शेयर और बोथ ऑफ देम, यानी अगर वो 25% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग रखता है कंपनी में, तो वो भी बन जाएगा एक तरह का रिलेटेड पर्सन। यस, तो ये है डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, फटाफट रिवाइज हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन? यस, अब देखेंगे हम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, केस नंबर वन, केस नंबर वन, मान लो हो सकता है दो अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड हो, यस, टर्नओवर हो रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, तो वो दोनों भी क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। या एग्जांपल में देखो, हेड ऑफिस दिल्ली में रजिस्टर्ड है और ब्रांच वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में ये दोनों क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द ट्रांजैक्शन एज सप्लाई बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, इसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। वैसे तो देखा जाए एक ही पर्सन के दोनों यूनिट्स है, हेड ऑफिस भी एक ही ओनर का है, ब्रांच भी एक ही ओनर का है, बट हम इस पर्पस के लिए पैरा नंबर 2 को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, अलग अलग पर्सन मानेंगे, और ऐसा समझेंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन सप्लाई हो रहा है। अगेन सर, ये तो चलो रजिस्टर्ड की बात हो गई, मान लो अगर अनरजिस्टर्ड है तो, अनरजिस्टर्ड है तो ये चेक करो कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो गया क्या। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही अलग हो गया तो भले ही आप रजिस्ट्रेशन लो या ना लो, हम इसे दिन डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। मान लो हम कहते हैं कोई कोचिंग क्लास है, एक्स वाई जेड कोचिंग क्लासेस और एक्स वाई जेड सुपर मार्केट, दोनों का ओनर एक ही है, एक ही पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है, यस, तो इस केस में भले ही आपका कोचिंग रजिस्टर्ड है और सुपर मार्केट रजिस्टर्ड ना हो, तो भी हम इन दोनों को मानेंगे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, बिकॉज यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन अबाउट स्टॉक ट्रांसफर। अब ये देखो कि स्टॉक ट्रांसफर का केस क्या होता है। यस, स्टॉक ट्रांसफर, अब देखो, पहला, अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अ शोरूम, अपने ही शोरूम से, जो फैक्ट्री आउटलेट्स नहीं होते, हमने जो एग्जांपल्स लेते फैक्ट्री आउटलेट के, यस, तो हमारे फैक्ट्री से फैक्ट्री आउटलेट या कोई शोरूम में माल जाता है, यस, अगर वो स्टॉक ऐसे ट्रांसफर होता है तो ये चेक करो कि दोनों का रजिस्ट्रेशन कैसा है। अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन सिंगल होगा तो हम इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे नहीं, लेकिन अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, या देखिए एग्जांपल में कि फैक्ट्री अलग रजिस्टर्ड है और शोरूम अलग रजिस्टर्ड है, तो उस केस में ये स्टॉक ट्रांसफर भी बन जाएगा। डी क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग पैरा नंबर 2। चलिए आ जाती है पैरा नंबर 3 पे। पैरा नंबर 3 सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो देखते हैं क्या इसे हम एकदम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, या तो प्रिंसिपल से एजेंट जाएगा या एजेंट से प्रिंसिपल जाएगा, प्रिंसिपल से एजेंट और एजेंट से प्रिंसिपल जाएगा, यानी परचेज हो रहा है, यस। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट के बारे में, तो देखते हैं यहाँ पे इन ट्रांजैक्शन में हम इसे पैरा 3 में कब कंसिडर करेंगे और कब नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल एजेंट और कस्टमर, प्रिंसिपल एजेंट कस्टमर। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे पैरा 3 में हम किस सप्लाई की बात कर रहे हैं। देखो, पहली एक सप्लाई होने वाली है प्रिंसिपल से एजेंट की ओर, ये रहेगा सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा होगा एजेंट से कस्टमर की और ये होगा सप्लाई ऑफ गुड्स, और इसके बदले कंसिडरेशन भी मिल जाएगा। तो जो सप्लाई यहाँ पे जा रहा है उसके बदले एजेंट को कंसिडरेशन भी मिलने वाला है, तो हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं।
और एक ट्रांजैक्शन होगा एजेंट एजेंसी सर्विसेज दे रहा है प्रिंसिपल को सप्लायर सर्विस और इसके बदले मिल रहा है कमीशन, तो यहां भी कंसिडरेशन मिल रहा है, तो हम इसकी भी बात करेंगे नहीं। हमें बात किस चीज की करनी है? हमें बात करनी है जो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है प्रिंसिपल से। अब जब अपना प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा और उसके बदले कोई भी कंसिडरेशन एजेंट अभी हाल फिलहाल में पे नहीं करने वाला, वो कब पे करेगा? जब क्लाइंट से पैसे आ जाएंगे तब। तो जब सप्लाई होगा, क्लाइंट से पैसे आएंगे, उस समय वो यहाँ पे पेमेंट करेगा। लेकिन एट प्रेजेंट डे टुडे आपको यहाँ पे कोई भी तरह का कंसिडरेशन मिल रहा है एजेंट से इस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए? नहीं मिल रहा। तो हम यही चेक करने वाले हैं कि इसे हम सप्लाई कहें या ना कहें। अब देखो यहाँ पे एक बार मैं वापस लिख देता हूँ सारी चीज़ें। सर यहाँ पे हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, और हो रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। यस, ये सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच हो रहा है। क्या ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं? क्योंकि यही है जहाँ यहाँ पे कंसिडरेशन है, यहाँ पे भी कंसिडरेशन है, सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ हम जजमेंट लेने वाले हैं कि सर इस केस में हम यहाँ पे इसको सप्लाई माने या ना माने। तो चलो देखते हैं। पहले तो ये चेक करो कि जो इनवॉइस है, ये इनवॉइस पे नाम किसका लिखा है। अगर इनवॉइस पे नाम लिखा है डीम्ड सप्लाई नहीं होगी, तो ये डीम्ड सप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर इनवॉइस पे नाम लिखा है उस एजेंट का, जब इनवॉइस देगा कस्टमर को तो उस इनवॉइस पे नाम लिखा है एजेंट का, तो ये बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। ये ट्रांजैक्शन बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। सर ये तो सप्लाई है, ये तो सप्लाई है, और ये वाला बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। तो इस तरह से ये है प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल टू एजेंट वाला। अब इसमें एक और चीज आता है डेल क्रेडिट एजेंट। यस, देखो ऊपर ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस है तो सप्लाई नहीं, एजेंट के नाम का इनवॉइस है तो सप्लाई यस। नाउ एक डेल क्रेडिट एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है? कभी कभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में ऐसा हो जाता है, जब कभी सप्लाई होता है तो प्रिंसिपल कहता है मुझे पैसे हाथों हाथ लगेंगे, यस तुरंत लगेंगे साइमल्टेनियसली। बट होता है कभी कभी ऐसा कि हो सकता है कस्टमर मना करे, कस्टमर बोले कि नहीं नहीं मैं तो 2 महीने बाद पैसे दूंगा, यस। अब इस केस में एजेंट कहता है प्रिंसिपल से कि उसके ऊपर की गारंटी मैं लेता हूं, 2 महीने बाद अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, या फिर आपको अभी पैसे चाहिए तो आप मेरे से ले लो, फिर मैं उससे पैसे लूंगा। इसे कहते हैं डेल क्रेडिट एजेंट, और इस चीज के लिए ये कमीशन भी ज्यादा लेता है, नॉर्मल एजेंट से हायर कमीशन होता है इसका। अब देखो डेल क्रेडिट एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट की जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो इस केस में क्या क्या हो गया? सर अगर पैरा 3 का एजेंट नहीं है, इसका मतलब पैरा 3 का एजेंट नहीं है, इसका मतलब इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम का है, और हम जो प्रिंसिपल से एजेंट गुड्स जा रहे हैं उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, बिल्कुल। तो सप्लाई कौन सा होगा? सप्लाई डायरेक्टली होगा प्रिंसिपल टू कस्टमर, क्योंकि इनवॉइस पे नाम किसका है? प्रिंसिपल का है। इनवॉइस पे नाम किसका है? प्रिंसिपल का है। अगर एजेंट का नाम होता है तो हम उसे डीम सप्लाई कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब नाम प्रिंसिपल का होता है तो डीम सप्लाई नहीं कहते। अब यहाँ पे जब एजेंट का नाम नहीं है, प्रिंसिपल का नाम है, तो प्रिंसिपल टू कस्टमर एक सप्लाई हो गया। इसके अलावा एजेंसी सर्विस हो गई फ्रॉम द एजेंट टू द प्रिंसिपल, और एक तीसरी एडिशनल सर्विस और बढ़ गई। सर कौन सी एडिशनल सर्विस? यहाँ पे एक नई सर्विस और आ गई, देखिए, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। कहा था ना एजेंट ने कि ये पैसे नहीं देगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, या आप अभी मुझसे पैसे ले लो, आगे मैं उसे रिकवर कर लूंगा। इसका मतलब बायर को एजेंट क्या कर रहा है? क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, से ये कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, यस। सो क्रेडिट फैसिलिटी देगा तो उसके बदले इंटरेस्ट भी तो लेगा, यस बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसी चीज की कि ये जो सर्विस हो रही है एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, बिल्कुल मानी जाएगी, इसके अगेंस्ट कंसिडरेशन भी तो मिल रहा है, यस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कंसिडरेशन मिल रहा है। अब आगे हम बात करेंगे कि दिस विल बी एन इंडिपेंडेंट सप्लाई सर्विस एंड इंटरेस्ट चार्ज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन वीओएस ऑफ गुड्स। और ये जो क्रेडिट पे क्रेडिट देने की सर्विस जो दे रहा
इंडिपेंडेंट सर्विस ट्रीट करेंगे। इसको हम गुड्स के वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंपोजिट सप्लाई मान के ट्रीट नहीं करेंगे। इसका वैल्यूएशन अलग होगा, उनका वैल्यूएशन अलग होगा। अगर इन केस ये पैरा 3 का एजेंट है, इसका मतलब पैरा 3 का एजेंट है, इसलिए इसका मतलब होगा इनवॉइस खुद के नाम का दिया है। इनवॉइस खुद का नाम का दिया तो सर ये सप्लाई भी डिम सप्लाई हो गया, ये सप्लाई भी डिम सप्लाई हो गया। तो देखिएगा अभी इसमें क्या होगा, व्हेन कंपेयर्ड विद द अपर पोर्शन, ये एजेंसी सर्विस तो है ही, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट सर्विस भी है ही। इस सप्लाई ऑफ गुड्स को हम दो पार्ट में बांट देंगे। एक होगा फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट और दूसरा एजेंट टू कस्टमर। अब यहाँ पे ये भी सप्लाई माना जाएगा और ये भी सप्लाई माना जाएगा। यस, क्योंकि ये पैरा 3 का एजेंट है। पैरा 3 का एजेंट कब माना जाएगा, जब इनवॉइस पे नाम है एजेंट का, तब हम कहते हैं पैरा 3 का एजेंट है। अगर इनवॉइस पे नाम उस एजेंट का ना हो तो पैरा 3 का एजेंट नहीं कहेंगे। तो अगर पैरा 3 का एजेंट है तो ये सप्लाई भी विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। तो चलिएगा इधर हमने उसे डीम सप्लाई कंसिडर कर लिया। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, अब इसमें चेंज क्या है सर, इन तीन में से यहाँ पे तीनों प्रेजेंट है और एक ये सप्लाई डीम सप्लाई एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, और एक इसमें चेंज और है। नाउ दिस एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट सप्लाई विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आप इसको इंडिपेंडेंट ट्रीट नहीं करोगे, इसको आप कंपोजिट सप्लाई बोल के पूरा मिक्स करके वैल्यू ऑफ गुड्स के केस में से ट्रीट करोगे। तो आप जो गुड्स का माना जाएगा, ये सर्विस आप उसी सप्लाई के अंदर दे रहे हो और इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ ही कैलकुलेट हो जाएगा। यस, तो ये है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दी एजेंट प्रिंसिपल ट्रांजैक्शंस। चलिए शेड्यूल 1 लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, पैरा 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने पहले भी तो देखा था 7(1)(b) में। यस, बट देखिएगा 7(1)(b) के केस में वहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन हो रही थी, चाहे बिजनेस के लिए ना हो बट कंसिडरेशन होना चाहिए। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस के लिए होना चाहिए। वहां पे बिजनेस के लिए नहीं लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए, और यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं लेकिन बिजनेस के लिए होना चाहिए। यस, सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये हो गया बेटा शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज। शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज, पैरा नंबर 1 परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल और बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। पैरा नंबर 2 सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पैरा नंबर 3 प्रिंसिपल और एजेंट वाला। पैरा नंबर 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर business purpose without consideration in the course of furtherance of business from a related person. Yes, तो यहां कंप्लीट होता है शेड्यूल नंबर 1। चलिएगा हम आगे देखते हैं शेड्यूल नंबर 2, एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ये देखो कि इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहे या इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहे, तो क्या कहे। सबसे पहला पैरा ट्रांसफर, देखिएगा अगर हम ट्रांसफर करते वक्त टाइटल ही ट्रांसफर कर दे, गुड्स का टाइटल ही ट्रांसफर कर दे, लीगल ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दे, तो उस केस में कहा जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर हम टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। मान लो आपने अपनी कार किसी को बेच दी, यानी आपने क्या किया, टाइटल को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर आपने अपनी कार किसी को रेंट पे दी चलाने के लिए, तो आपने उस केस में राइट ट्रांसफर किया। तो जब राइट ट्रांसफर होता है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइटल ट्रांसफर होगा तब सप्लाई ऑफ गुड्स। पैरा नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग, हमने डेफिनेशंस वाले वीडियो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांजैक्शन आता है सर्विसेज के अंदर। यस, हमने डेफिनेशन वाले वीडियो में देखा था ये चीज कि इसके अंदर आता है सर्विसेज के अंदर। तो लैंड एंड बिल्डिंग का कोई भी चीज अगर आप करो, लीज पे देना, टेनेंसी पे देना, उसको रेंट पे देना, ये क्या रहेगा बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगेन ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस, जॉब वर्क, ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस, जॉब वर्क के केस में आप रॉ मटेरियल भेजते हो सामने वाले के पास और उसका वो फिनिश गुड्स बना के आपको वापस भेजता है,
तो उसने कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं किया, वो तो उसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की सर्विस आपको करके दे रहा है, तो इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, यस, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, देखो कब सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, कब सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। Goods forming part of business asset are transferred or disposed of by or under direction of a person carrying on the business so as no longer to form part of those assets। जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके डायरेक्शन पे आपने इन गुड्स को बेच दिया, सप्लाई कर दिया, सेल कर दिया, यस, तो उस केस में क्या होगा, इसे कहेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स। मान लो आपका एक बाइक का शोरूम है, वो बाइक के शोरूम में जो भी आपके पास में बिजनेस एसेट बाइक पड़ा है, आपने अपने ओनर के कहने पे, उनके डायरेक्शन पे, जैसा उन्होंने कहा है ना, वैसे इसे सप्लाई कर दिया, तो क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। केस नंबर 2B देखो, इन केस गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी अब तक के टैक्सेबल पर्सन था जीएसटी में, लेकिन आज से अभी टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा। तो आज के दिन चेक करो कि उसके बिजनेस एसेट का स्टॉक कितना है, जितना उसके बिजनेस एसेट का स्टॉक है उसे हम डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स आज के दिन मान लेंगे, और अकॉर्डिंगली टैक्स पे करके अपना हिसाब किताब खत्म कर दो। ये बी पॉइंट का एक्सेप्शन है, अगर बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में हम आपका डीम सप्लाई नहीं मानेंगे, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर डेथ के अंदर हो सकता है बिजनेस पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को कैरी ऑन करना पड़ रहा है, यस, तो उस केस में भी हम यहाँ पे इसे डीम सप्लाई मानेंगे नहीं। तो ये है क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ सप्लाई ऑफ सर्विस कब होगा, मान लो बाइक का शोरूम है, आपकी इच्छा हुई कि ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं इसे मैं अपने लिए ही रख लेता हूँ, तो ऐसा होगा क्या कि आप ही उसका पेमेंट करोगे, नहीं, हमारा खुद का ही शोरूम है, हम खुद के लिए ही बाइक चलाएंगे। तो उस केस में अगर ऐसा होता है कि अगर आप बिजनेस एसेट को पुट टू प्राइवेट यूज करते हो, तो उस केस में हम इसे कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, इसे कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। चलिएगा आगे देखते हैं पैरा नंबर 5, सप्लाई ऑफ सर्विस। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूं, हमको रिवीजन ही करना है वैसे भी, यस। देखिएगा क्या हो गया बेटा, बिल्डर है ना, जब कभी भी कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, यस, कोई भी प्रोजेक्ट फ्लैट बनाने का स्कीम है, या रो हाउसेस बनाने का स्कीम है, या ऑफिस रेसिडेंशियल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई स्कीम है, तो ये प्रोविजन आया है उन लोगों के लिए, यस। तो अब कभी भी अगर कोई बिल्डर कोई भी तरह का स्कीम फॉर्म करता है और उसका सप्लाई करता है, तो ये चेक करो कि फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इसके पहले क्या हुआ। फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, पहले बार वो ओनर उस बिल्डिंग में फ्लैट में रहने चला गया, मान लो मेरा एक फ्लैट है, यस, आज के डेट में मैं रहने चले गया, विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या हुआ, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हुआ, यस, या ऑक्यूपेंसी बाद में हो, तो हमें चेक करना है इन दोनों में से पहले क्या हुआ हो। इन दोनों में से पहले जो भी हुआ होगा ना, उसका डेट लॉक कर लो, उसका डेट लॉक कर लो कि इस तारीख को ये चीज पहले हुई थी। अब चेक करो कि इस तारीख के पहले क्या बिल्डर ने 1 रुपया भी एडवांस लिया है। अगर 1 रुपया भी एडवांस लिया होगा तो पूरे ट्रांजैक्शन पे टैक्सेबिलिटी लग जाएगी, यस, जीएसटी लग जाएगा। और अगर सारा पैसा उस तारीख के बाद में लिया है, 1 रुपया भी एडवांस नहीं लिया, तो हम आपको टैक्सेबल नहीं करेंगे। यह है प्रोविजन, यह है प्रोविजन। नाउ बढ़ते आगे, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इनको यूज करने के लिए परमिशन देना, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ सी द प्रोग्राम, आईटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आईटी सॉफ्टवेयर कस्टमाइज हो, कस्टमाइज यानी आपने बनवा के लिया है सामने वाले से कि मुझे इस तरह का ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा के दो, चलेगा, कोई बात नहीं, सप्लाई सर्विस कह देंगे उसे। लेकिन आपने अगर बना बनाया सॉफ्टवेयर लिया है, प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर, तो हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स।
लेकिन अगर वो प्री पैक सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कोई लाइसेंस की जनरेट करनी जरूरी होती है तो उसे हम कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। इन तीन चीजों का ध्यान में रखे। आगे बढ़ते हैं। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम, टू टॉलरेट और टू डू एन एक्ट। यस, इनको अच्छे से समझाता हूं। देखो बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस भी है। ये देखो क्लैरिफिकेशन, हमने 3 शब्द भी देखे, टू रिफ्रेन फ्रॉम, टू टॉलरेट और टू डू एन एक्ट। टू रिफ्रेन फ्रॉम, टू टॉलरेट एंड टू डू एन एक्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, टू रिफ्रेन फ्रॉम, यस, टू रिफ्रेन फ्रॉम कुछ नहीं करने का पैसा देना। जीएसटी में कुछ नहीं करने का पैसा देना सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। टू टॉलरेट सहन करने का पैसा देना, यस। और टू डू एन एक्ट कुछ करवाने के लिए पैसा देना, यस। इन तीनों, टू डू एन एक्ट एग्जाम्पल, फिरौती ले लिया, सुपारी दे दिया, यानी कुछ करवाने के लिए पैसा देना, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, जीएसटी की नजरों में ये सप्लाई माना जाएगा। एंड दैट टू अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखो, इसे हम सप्लाई माने कब? कंडीशन से, दो कंडीशन दोनों फुलफिल होंगी तो ही सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं। कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। अगर एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उस चीज के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप ये चीज नहीं करोगे, यानी रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, आपको सहन करना पड़ेगा। टू टॉलरेट एन एक्ट, आपको ये करना पड़ेगा। टू डू एन एक्ट, अगर कंसिडरेशन उस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर जा रहा है, कंसिडरेशन उस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर फ्लो कर रहा है, तो ही हम ये ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज इन एक्टिविटीज को सप्लाई नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखिएगा कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस, चेक डिसऑनर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने, चेक डिसऑनर। अब चेक डिसऑनर होने में क्या होता है? क्या आप स्पेसिफिक एग्रीमेंट करते हो कि इस बार मैं चेक डिसऑनर करूंगा, मुझे इतने चार्जेस लगाना, ऐसे होता है? नहीं, आप तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो, चेक डिसऑनर हो जाता है और उसके चार्जेस लग जाते हैं। तो क्या आपने कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट किया चेक डिसऑनर के चार्जेस के लिए? नहीं किया, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया। तो ये चेक डिसऑनर की जो चार्जेस कलेक्ट किए, क्या ये सप्लाई के डेफिनेशन में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और वो टैक्सेबल नहीं होंगे। फिर सर कैसे एग्जाम्पल दे सकते हो आप जो टैक्सेबल हो सकते हैं, सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगे? आपका जो लेट फीस होता है एग्जामिनेशन फॉर्म का, देखो, आप कभी भी जब लेट फाइन देते हो एग्जामिनेशन फॉर्म लेट सबमिट करने का, तो देखो एक आई एग्री का बटन होता है। आई एग्री, क्या आप एग्री कर रहे हो कि ये लेट फी मुझे मेरी गलती के कारण लगी है और इसे मैं एग्रीमेंट हुआ उस लेट फी के लिए? यस। तो यहाँ पे उस लेट फी के लिए आपने एक्सप्रेस और इंप्लाई एग्रीमेंट किया है, और आपका कंसिडरेशन उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली फ्लो हो रहा है। तो अब आप खुद जजमेंट लीजिए कि वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। यस, दैट लेट फी, फाइन और पेनल्टी विल बी टैक्सेबल। तो ये क्लैरिफिकेशन है बेटा रिगार्डिंग शेड्यूल 2 एक्टिविटीज। नाउ बात करते हैं शेड्यूल 3 एक्टिविटीज। शेड्यूल 3 एक्टिविटीज में क्या आता है? शेड्यूल 3 एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज, हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, ना ही इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। यानी वो डेफिनेशंस जो जीएसटी के मीनिंग और दायरे से बाहर होगी, सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर होगी। देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज है। यस, पैरा नंबर 1, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कोई भी कोर्स और रिलेशन टू इज एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में या उससे रिलेशन रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन रखते हुए कोई सर्विस दी है अपने एम्प्लॉयर को, तो उस केस में ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोई भी तरह की कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, ये भी सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है। पैरा 3, फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटीज। यस, और कोई भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से ड्यूटीज परफॉर्म हो रही हैं, या कोई भी चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट कंपनी का। यानी इन शॉर्ट में कहूं इसे एक ही शब्द में, तो ये हो गया
गवर्नमेंट, सब मिनिस्टर लोगों की बात हो रही है, मेंबर्स की बात हो रही है। देखो, सब मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट की सर्विसेज जीएसटी के डेफिनेशन के बाहर है, पैरा नंबर 3 में। इसके बाद पैरा नंबर मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, जो भी देखो ये सारी सर्विसेज जो है ना, ये डेथ से रिलेटेड होती है। फिनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, इन सारी सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी का सप्लाई का डेफिनेशन लागू नहीं होता, ये सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है। फिर इसके बाद में पैरा नंबर 5, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5 बी ऑफ शेड्यूल 2। यस, शेड्यूल 2 का जो पैरा 5 भी हमने ऊपर देखा था अभी, वो बिल्डर वाला पॉइंट, 1 रुपया भी उस डेट के पहले मिल गया तो यस, अगर 1 रुपया भी डेट के पहले मिल गया तो टैक्सेबल, और पूरा अमाउंट डेट के बाद में मिला तो एग्जाम, यस टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे वो पैरा 5 में सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। फिर देखिएगा पैरा नंबर 6, यहाँ पे हुआ है अमेंडमेंट, यहाँ पे हुआ है अमेंडमेंट। देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, कोई भी तरह का एक्शनेबल क्लेम्स है वो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है, लेकिन इनको छोड़ के, यानी ये सप्लाई के डेफिनेशन में आते हैं। यस, तो देखते हैं कौन से ऐसे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं। बैटिंग, कसिनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो ये 5 चीज, ये सॉरी 6 चीजें हो गई। ये 6 चीजें जो है ना, ये 6 चीजें सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आती है, और इनको छोड़ के कोई और भी एक्शनेबल क्लेम्स हो गए ना, वो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। ध्यान रखिएगा, बेटिंग, कसिनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग, जो रेड पोर्शन है वो अमेंडमेंट है, न्यूली इंक्लूडेड है, ये बाकी पुराने वाले थे। तो ऐसा करते से हमारा शेड्यूल 3 एंड हुआ। तो चलिए कुछ क्लैरिफिकेशंस देख लेते हैं। यस, क्लैरिफिकेशन, इंटरस्टेट मोमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अब देखिएगा, ऊपर बात की गई थी डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में, कि आपस में अगर कोई भी तरह का मोमेंट होता है तो हम सप्लाई बोल देंगे, लेकिन हो सकता है आप अगर कोई भी तरह का मोमेंट होता है उसमें कन्वीनियंस भी तो मूव होता है ना, बस यहाँ से वहां गई, एरोप्लेन यहाँ से वहां गया, है ना, या ट्रेन यहाँ से वहां गई, तो क्या इन कन्वीनियंस को भी हम सप्लाई मानेंगे? नहीं 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 नहीं, इन मोड ऑफ कन्वीनियंस को हम सप्लाई मानेंगे नहीं, इन मोड ऑफ कन्वीनियंस को हम सप्लाई मानेंगे नहीं, ये चीज ध्यान रखो। और कभी कभी हो सकता है रिपेयरिंग के लिए कोई भी रिक्स, टूल्स या स्पेयर पार्ट्स ले जा रहे हो। यस, रिपेयरिंग के अंदर, उस कन्वीनियंस के अंदर हो सकता है आपको एक हेड ऑफिस से एक ब्रांच पे जाना है, ब्रांच में जो मशीनरी खराब हो गई है ना, वहां पे उसको रिपेयर करना है, और आपने सारे स्पेयर पार्ट्स, रिक्स, टूल्स ये अपने हेड ऑफिस से लेके जा रहे हो। तो क्या ये रिक्स, टूल्स और स्पेयर्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या इनको भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हम सप्लाई मानेंगे? नहीं, हम इन्हें भी सप्लाई मानेंगे नहीं। ये क्लैरिफिकेशंस। नाउ क्लैरिफिकेशन सेल्स हेल्प प्रमोशन स्कीम, कोई भी तरह का फ्री सैंपल, गिफ्ट्स ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो सप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि उधर कंसिडरेशन ही इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ही वो शेड्यूल 1 में कवर होता है। यस बिल्कुल, तो यहाँ पे ये सप्लाई होगा नहीं, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, बट बाय वन गेट वन फ्री, एक लो दूसरा फ्री। सर इसका मतलब ये जो एक हमने लिया है ये सप्लाई है, और दूसरा जो फ्री में आ रहा वो सप्लाई नहीं है? नहीं, इस केस में ऐसा होगा नहीं। इस केस में ये माना जाएगा कि दोनों चीज के लिए आप सिंगल प्राइस पे कर रहे हो, और दोनों भी सप्लाई मानी जाएगी। यस, बाय वन गेट वन फ्री। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नाउ स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 8, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ये एंडिंग पोर्शन है इस चैप्टर का, सप्लाई चैप्टर का। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मींस अंडर सेक्शन 230 अ सप्लाई मेड बाय किसने सप्लाई किया? टैक्सेबल पर्सन ने किया। किसको किया? रेसिपिएंट को। supply made by a taxable person to a recipient and comprises of क्या? टू और मोर कैसी सप्लाईज? कैसी सप्लाईज? टैक्सेबल सप्लाईज। comprises of two or more taxable supplies of goods, services, both any com which are कैसे हैं? naturally bundled, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each another. Yes, in the ordinary course of business, and one of which is a principal supply. तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई।
आपके सामने एग्जाम्पल भी है। यस, मोबाइल फोन, बॉक्स के अंदर मोबाइल फोन भी आता है, केबल भी आता है, सिम इजेक्टर टूल भी आता है। तो है तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बट साथ में दी जाती है कंपोजिट सप्लाई। इसे हम कहेंगे कंपोजिट सप्लाई। यस, तो ये डेफिनेशन याद रखना, लर्न कर लेना पूरा अच्छे से, प्रॉपर पॉइंट्स में आपके सामने दिया है ना। एक और चीज यहाँ पे एक टर्म है बेटा, नेचुरली बंडल। अब क्या भगवान ने नेचुरल बंडल करके भेजा है? यस, क्या जन्म जन्म का साथी भगवान ने करके भेजा ही ने? नहीं। हम नेचुरली बंडल की डेफिनेशन देखोगे तो आपको यहां मालूम पड़ेगा कि कब किस केस में हम बोलेंगे नेचुरली बंडल। पहला, परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर चाहता है, कंज्यूमर का परसेप्शन है कि ये पर्टिकुलर गुड्स हमें एक साथ मिलने चाहिए। यस, कंज्यूमर का परसेप्शन है। मेजोरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड द सिमिलर टाइप ऑफ सर्विस। मेरे एरिया में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो कंपोजिट सप्लाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया में 2 रेस्टोरेंट है, सॉरी 3 रेस्टोरेंट लेते हैं, चलो 3 रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट है ना, खाने के बाद में जब बिल आता है तो उसके साथ में मुखवास भी देते हैं, माउथ फ्रेशनर, मुखवास, सोप सुपारी जो भी है वो देते हैं। यस, लेकिन तीसरा रेस्टोरेंट नहीं देता। तो बताइए, एकदम, जब सर्विस प्रोवाइडर मेरे एरिया में अदर सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस साथ में दे रहे हैं, तो लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी? नेचुरली बंडल। यस, तो तीसरे रेस्टोरेंट के लिए भी वो क्या माना जाएगा? नेचुरली बंडल, उसे भी माउथ फ्रेशनर देना पड़ेगा। नेचर ऑफ सर्विस इज अ बंडल ऑफ सर्विस। कोई सर्विसेज की नेचर ही ऐसी होती है कि इसके साथ ये देना ही पड़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं बनेगा। देयर इज अ सिंगल प्राइस और कस्टमर पेज द सेम अमाउंट। या फिर कस्टमर कहता है मैं एक अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूं, लेकिन ये सारी सर्विसेज मुझे साथ में चाहिए। यस, ये सारी सर्विसेज मुझे साथ में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट का सर्विस। चाहे तो वो बुकिंग डिफरेंटली कर सकता है, कैटरिंग अलग से बुक कर सकता है, डेकोरेशन अलग से बुक कर सकता है, लेकिन फिर भी इवेंट मैनेजमेंट वाले को कहता है आप सब चीजें करो, मैं आपको इसके लिए सिंगल प्राइस पे करने के लिए रेडी हूं। तो कस्टमर जब खुद कहता है नेचुरली बंडल करो, तब करो। या फिर एडवर्टीजमेंट में एज अ पैकेज वो दिखाया है, एडवर्टीजमेंट में दिखाया है, जैसे फॉर एग्जांपल जो तवा होता है, यस, डोसा तवा होता है या अपम तवा होता है, उसके अंदर एड में ना उसके साथ में वुडन स्टिक भी दिखाते हैं। यस, वो पैन के साथ में वुडन स्टिक भी दिखाते हैं, इसका मतलब वो वुडन स्टिक भी क्या हो गया? नेचुरली बंडल, सर इसके साथ में ही आएगा। डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट सेपरेटली अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन के अंदर देखो बॉक्स में सिम इजेक्टर टूल आता है। सिम इजेक्टर टूल क्या बाहर आपको मार्केट में ऐसे ही मिल जाएगा क्या? आपको एक सिम इजेक्टर टूल चाहिए, मार्केट में चले जाओ आपको मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि ये सेपरेटली अवेलेबल ना हो, इसके लिए सेलर को नेचुरली बंडल करवा के ही इसे देना पड़ता है। तो ये सारी बातें बेटा। और जब कंपोजिट सप्लाई की बात करेंगे तो इस पे रेट कौन सा लगेगा? रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, यानी जब मैं मोबाइल फोन पे मान लो 18% का जीएसटी लग रहा है, इस पे 20% लग रहा है, इस पे 12% लग रहा है, तो अब मैं बताओ रेट कौन सा लूंगा? सर इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई है आपका मोबाइल, तो रेट आपको ये लेना पड़ेगा प्रिंसिपल सप्लाई को। अदर सर्विसेज आर एंसिलरी सर्विसेज सप्लाईज, अदर सप्लाई आर एंसिलरी सप्लाई एंड द मोबाइल फोन सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर रेट लगता है प्रिंसिपल सप्लाई का। अब बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड सप्लाई की। अब सर मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज। देखो, कंपोजिट सप्लाई पे बोला था टैक्सेबल सप्लाईज, या कह रहे इंडिविजुअल सप्लाईज। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ made in conjunction with each another by a taxable person for a single price। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन का, फॉर अ सिंगल प्राइस, वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, जहां पे ये कंपोजिट सप्लाई नहीं होता। अब देखिएगा एग्जांपल के तौर पे सेलिब्रेशन पैक। अब इस सेलिब्रेशन पैक में जो भी आपको चॉकलेट्स दे रखी है, डेयरी मिल्क क्रैकल, फ्रूट एंड नट, या नॉर्मल डेयरी मिल्क, 5 स्टार 3D, क्या ये आप सेपरेटली बाय नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, इसका एक मिक्सअप बना के सप्लाई कर रहे हैं। और देखिएगा जब भी आप इस पैकेट के बैक साइड में देखोगे ना, तो इस पैकेट के बैक साइड में ना इंडिविजुअल प्राइजेस नहीं लिखी होती, क्रैकल इतने का, फ्रूटेनट इतने का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे एक सिंगल प्राइस लिखा होता है।
यस, एक एक डिफरेंट प्राइस नहीं लिखा होता, एक सिंगल प्राइस लिखा होता है। यस, तो इट विल बी अ मिक्स्ड सप्लाई, इट विल बी अ मिक्स्ड सप्लाई। नेचुरली बंडल नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनका बंडल बनाने की कोशिश करते हैं। सर, मिक्स सप्लाई के केस में टैक्स रेट कौन सा लगेगा? हाईएस्ट रेट। ये देखो कि डेरी मिल्क क्रैकल, 5 स्टार, 3D, फ्रूट एंड नट या नॉर्मल डेरी मिल्क में से किसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, वो टैक्स रेट आपको यहाँ पे लागू हो जाएगा। यस, तो ये हो गए दोनों के मीनिंग। अब हम कुछ क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं और इस हिसाब से ये चैप्टर एंड होगा। देखते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज इशू। प्रिंटिंग इंडस्ट्री इशू। अब कभी कभी होता है क्या है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के केस में, मान लो एग्जांपल देता हूं। आप अगर जेरोक्स वाले के पास चले गए और उसको आपने कहा, भैया ये पीडीएफ है मेरा, इस पीडीएफ को प्रिंट करके दो। यस, ये मटेरियल मैं दे रहा हूं आपको, डेटा मैं दे रहा हूं, इस डेटा को प्रिंट करके दो। अब बताइए, जब आप उससे प्रिंट जो भी प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको देगा वो रिसीव करने जाएंगे, तो वो क्या रहेगा सर, उसमें उसको इंक लगेगी, उसमें उसको पेजेस लगेंगे, प्रिंटर लगेगा, प्रिंट करके जब आपको देगा वो पेजेस देगा। तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है कि सर्विस? सोचो, क्लैरिफाई करेंगे इसको। देखिएगा, अगर उस प्रिंटिंग करने वाले के पास में डेटा या आप उसको फॉर्मेट जो भी आप दे रहे हो, अगर आप उसको पीडीएफ दे रहे हो, तो प्रिंट करके देने की सर्विस दे रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट सप्लाई, जहां पे गुड्स भी है और सर्विस भी है। लेकिन इन दोनों में से यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा? यहाँ पे होगा प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस, प्रिंट करके देने का सर्विस। तो ये होगा सप्लाई ऑफ सर्विस। सर, अगर मान लो हम उसको पीडीएफ ना दे, तो उसके पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट है, वो अपने ही फॉर्मेट में डिजाइन करके हमें देता है। तो अगर वो खुद ही डिजाइन करके दे रहा है उसी के फॉर्मेट में, तो उस केस में ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, तब हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, अदरवाइज सप्लाई ऑफ सर्विस। फूड सप्लाई टू द पेशेंट्स। सर, हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सर्विस होता है, उसके साथ में फूड का कैटरिंग सर्विस हो गया। तो इस केस में क्या होगा? अगर इस केस में एडमिटेड पेशेंट को अगर आप फूड सप्लाई कर रहे हो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ने बोला है वो हिसाब से, और अगर आपका जो हॉस्पिटल का कैंटीन है वो खुद के हॉस्पिटल का कैंटीन है, आउटसोर्स नहीं कर रखा है, तो उस केस में यहाँ पे हम उसे कंपोजिट सप्लाई मानेंगे और हॉस्पिटल वाली हेल्थ केयर सर्विस में इंक्लूड कर लेंगे। यस, आगे इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्जामिशन चैप्टर में भी और डिटेल में, तब और समझ जाएगा। एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है? बस का बॉडी, मेटल बॉडी जो होता है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल टाटा का बस है। अब टाटा सोचता है कि एक काम करते हैं, हम इस बस का पूरा मेटल बॉडी खुद ही बनाते हैं, या एक काम करते हैं इसे आउटसोर्स कर देते हैं। अब आउटसोर्स जब कर देंगे तो सामने वाला कौन सी सर्विस आपको दे रहा है? बस बॉडी बिल्डिंग करने की सर्विस। अब वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, डिपेंड करता है आपके केस पे। अगर आप उसे रॉ मटेरियल दोगे और वो उस रॉ मटेरियल को बस का बॉडी बना के, मेटल बॉडी बना के भेजेगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर रॉ मटेरियल भी खुद ही खरीदेगा और वो बना के भी खुद, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स का केस में क्या होगा, देखिएगा। रीथ्रेडिंग, टायर को वापस से सी देना। यस, उसको वापस से करेक्ट कर लेना, जहां से फट गया है ना टायर, उसको प्रॉपरली वहां से थ्रेडिंग कर दो। यस, उसे कहते हैं रीथ्रेडिंग। अगर जहां पे आपने आपके टायर को छोड़ा है, जो टायर फट गया था छोड़ दिया और नया टायर बिठा के हम निकल गए, लेकिन जो हमने पुराना टायर छोड़ा था इसे वापस रीथ्रेड करके बेच रहा है, अगर उसका ये काम है, लेकिन मान लो आपने उसे कहा कि भैया एक काम करो, नया टायर अभी मेरा बजट नहीं है, आप इसी को ही वापस रीथ्रेड करके मुझे यही टायर लगा दो, तो इन दैट केस इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर रीथ्रेड करके वो किसी और को बेच देगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर रीथ्रेड करके आपको ही दे रहा है वो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे एक लास्ट एडजस्टमेंट और क्लैरिफिकेशन, और ये है बेटा अमेंडमेंट। सप्लाई और फूड और बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। यस, देखो, सिनेमा हॉल में हम जाते हैं, यस, वहाँ पे हमें देखो कैंटीन भी होता है, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समोसा वगैरह सब सारी चीजें मिलती है। यस, तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे सिनेमा हॉल में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म दिखाने का एक सर्विस अलग दिया जा रहा है और रेस्टोरेंट कैटरिंग का एक सर्विस अलग दिया जा रहा है। तो ये कंपोजिट सप्लाई मानना चाहिए कि इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए?
तो देखिएगा, अगर आप जब टिकट लेते हो, तो टिकट के साथ में अगर आपको कोई कॉम्बो दे रहा है, टिकट के साथ में ही अगर आपको कोई इन स्नैक्स का या ईटेबल आइटम्स का कॉम्बो दे रहा है, तो उस केस में इसे मानेंगे कंपोजिट सप्लाई एंड द प्रिंसिपल सप्लाई विल बी द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म सर्विसेज। यस, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म सर्विसेज यानी एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा विल बी द प्रिंसिपल सप्लाई। यही मैंने कहा आपसे, ये नेचुरली बंडल हो जाएंगे और प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा वो मूवी टिकट, मूवी दिखाने का सर्विस। लेकिन अगर अगर कॉम्बो नहीं है सर, टिकट के साथ में कॉम्बो नहीं ले रहे, टिकट अलग लिया है और अंदर जाके वो अलग परचेस कर रहे हैं, तो जब आप अलग परचेस करोगे तो ये सब दोनों सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा। ये सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का सप्लाई अलग होगा और वो रेस्टोरेंट कैटरिंग का सप्लाई अलग होगा, अगर टिकट में कॉम्बो नहीं है तो, डिफरेंट डिफरेंट बाई किया तो। लेकिन अगर कॉम्बो है, देन बोथ द सर्विसेज विल बी कंपोजिट सप्लाई एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा विल बी द प्रिंसिपल सप्लाई। तो देखिए बच्चों, ऐसे ही हमारा ये सप्लाई चैप्टर का रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ विथ ईच एंड एवरी अमेंडमेंट एंड ईच एंड एवरी क्लैरिफिकेशन। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, आपके सामने मैं लाया हूं अनाउंसमेंट हमारे अपकमिंग रेगुलर बैचेस का। यस, हमारी रेगुलर बैचेस आ रही है सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की फुल बैच, वो भी 21 सितंबर से 21 सितंबर से। और सीए फाउंडेशन की ऑल सब्जेक्ट्स की बैच आ रही है 25 सितंबर से। पूरा बैच हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में होगा और इस पे प्राइस जो रखी है ना, वो बहुत ही शॉकिंग प्राइस है। क्या आप इन शॉकिंग प्राइजेस को जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क करो, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए आपको मिलते हैं हमारी रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय।